Hello students, I have taken most popular chapter of class 10 Nationalism in India. In this connection we take first part of this chapter. In this chapter we firstly read about the Mahatma Gandhi and the idea of Satyagraha. Firstly we understand about the Satyagraha means what is the Satyagraha. We are well known that Mahatma Gandhi returned to India in 1915 साउथ अफ्रीका. आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था. इसके बाद इंडिया में आकर उन्होंने सत्याग्रह के बारे में और अधिक काम किया. गांधी जी नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इज़ नोन एज द सत्याग्रह. Satyagraha emphasized truth means we can also say that सत्याग्रह totally depend upon the truth. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह के जो विचार हैं वो पूरी तरह ट्रूथ यानी सत्य पर आधारित हैं. गांधी जी बिलीव दैट इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट द इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी फॉर फाइट द ऑपरेसर्स. अगर हमारे कोई कारण सत्य है और उसका स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस मतलब हम अन्याय के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है. ए सत्याग्रह कैन विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस. इस प्रकार सत्याग्रह कहता है कि किसी भी लड़ाई को हम बिना हिंसा के जीत सकते हैं. अर्थात इस प्रकार की लड़ाई मतलब अन्याय की लड़ाई में हम किसी भी प्रकार की हिंसा की हमको ज़रूरत नहीं है. पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स हैड टू परसुएडेड टू सी द ट्रूथ. ट्रूथ वाज बाउंड टू द अल्टीमेटली ट्रिम्ड. अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि सत्याग्रह का साउथ अफ्रीका में सफल प्रयोग करने के बाद इंडिया में कहाँ किया गया. In this connection, there are three most successful satyagraha was organized. Firstly, in India, the first was Champaran in 1960s to inspire the plantation workers to struggle against oppressive plantation system. भारत में इसका पहला सफल प्रयोग 1916 में चंपारण यानी बिहार में एक जगह है वहाँ पर किया गया था. इंस्पायर्ड प्लांटेशन वर्कर टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव यानी ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए किया गया था और ये 1916 में एक सफल प्रयोग किया गया था. इन सेकेंड 1917 सत्याग्रह एट द खेड़ा टू सपोर्ट द पीजेंट्स. 1917 में दूसरा सफल सत्याग्रह का आयोजन किया गया जो कि खेड़ा गुजरात में किया गया था कि ये किसानों के लिए किया गया था. नंबर 3 इन 1918 सत्याग्रह एट द अहमदाबाद एमंग टू द कॉटन मिल वर्कर्स. 1918 में एक तीसरा सत्याग्रह का सफल आयोजन किया गया जो कि अहमदाबाद में कॉटन मिल्स वर्कर के सपोर्ट में किया गया था. अहमदाबाद जो कि हमारा गुजरात से बिलोंग करता है. अब सबसे बड़ी बात आती है गांधी जी ने एक बहुत मोस्ट पॉपुलर बुक लिखा था. दैट्स नेम इज़ हिंद स्वराज. द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी विच एम्फसाइज्ड द नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. यहाँ पर एक और क्वेश्चन एराइज होता है ये लाइक द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार. यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो कैसे क्रिएट हुई. या इन दिस वे आल्सो वी कैन से दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा. तो इसके मेनली 3 इफ़ेक्ट्स थे. वी अंडरस्टैंड अबाउट द one by one. Number 1, Manchester import into the India declined as the British mills were busy with war production to meet the needs of the army, paving the way of the Indian mills to supply for huge home market. जैसे ही विश्व की बड़ी शक्तियाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिजी हो गईं तो मैनचेस्टर इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ. यानी जो मैनचेस्टर से हमारे यहाँ कॉटन्स के कपड़े आते थे वो सारे डिक्लाइन हो गए. जब वो डिक्लाइन हुए तो डिमांड तो वैसे ही बनी हुई है तो हमारी जो होम इंडस्ट्री है, होम मार्केट है, उसको ग्रो करने का पूरा मौका मिला. इन दिस वे इंडियन मिल्स
to supply for the huge home market. Number 2, as the war prolonged, Indian factories were called upon to supply the war needs. यानी हम कह सकते हैं कि युद्ध इतना लंबा चला कि वार नीड्स को पूरी करने के लिए इंडियन की जो हमारी फैक्ट्रियों के सेटअप थे उन लोगों ने भी अपना सप्लाई करना शुरू किया वार नीड्स को. एज द रिजल्ट न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप. अब इसका रिजल्ट क्या निकला? नई नई फैक्ट्रीज सेटअप हुई, न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरी वन वाज मेड टू द वर्क लॉन्गर आवर्स. और नए नए जो फैक्ट्री सेटअप्स हुई तो नए नए वर्कर्स आए और लंबा उन्होंने बड़ा घंटों तक काम करके ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन को पूरा किया. नंबर 3, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली. आफ्टर द वार इट हैज़ अनेबल द मॉडर्नाइज एंड कंप्लीट विथ यूएस, जर्मनी, जापान. कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो चुका था, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, वो डाउन हो चुका था, एक्सपोर्ट कॉटन का एक्सपोर्ट डाउन हो चुका था. और इन सब चीज़ों में जब मैनचेस्टर यानी ब्रिटेन का रोल कम हो गया था तो नई नई शक्तियाँ उभर कर सामने आ रही थी और वो इंग्लैंड उनको कम्पीट नहीं कर पा रहा था. ये किनको कम्पीट नहीं कर पा रहा था? कम्पीट विथ यूएस, जर्मनी और जापान, यानी इन शक्तियों को वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था. Hence, within the colonies like India, local industrialized gradually consolidated their position, captured the home market. इस प्रकार इंडिया को यानी जो कॉलोनियल स्टेट थे जैसे इंडिया, इनको अपना एक सेटअप डेवलप करने का अच्छा मौका मिला और एक बहुत बड़ी मार्केट इनको कॉलोनियल स्टेटों ने डेवलप किया. नेक्स्ट, इसी में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है द रोलेट एक्ट ऑफ 1919. सबको पता है कि 1919 में एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटेन द्वारा जिसका नाम था रोलेट एक्ट. अब हम ये जानेंगे कि रोलेट एक्ट है क्या. इट इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इनॉर्मस पावर मतलब बहुत बड़ी शक्ति दे दी गई थी जिसमें किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी राजनीतिक कैदी को बिना ट्रायल चलाए 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है. नेक्स्ट, इस पार्ट में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट नेम इज़ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ऑन द 13 April 1919, a crowd of the villagers who had come to attend the Baisakhi fair gathered in the enclosed around the Jallianwala Bagh. यानी ये हम कह सकते हैं 13 अप्रैल 1919 की में एक घटना घटी थी जिसका नाम था जलियांवाला बाग घटना या जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ए क्राउड विलेजर्स हु हैड अटेंड द बैसाखी फेयर. बैसाखी यानी वो उसके अंदर बैसाखी फेयर को लोग इंजॉय कर रहे थे उस दिन. एंड गैदर इंक्रीज द ग्राउंड द जलियांबाग के अंदर सब लोग जुटे हुए थे. बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मेनी वर्स अवेयर द मार्शल लॉ दैट हैड बीन द इम्पोज द रिप्रेसिव मेजर्स. शहर में जो मार्शल लॉ लागू था उसके बारे में बहुत कम लोगों में अवेयरनेस थी. यानी लोगों के अंदर ये जानकारी नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है और हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है, यानी एक जगह गैदरिंग नहीं करना है. जनरल डायर हिज ब्रिटिश ट्रूप्स इंटर्ड द पार्क एंड क्लोज द ओनली एग्जिट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द असेंबल पीपल एंड ऑर्डर टू ट्रूप्स टू फायर द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स. यानी जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उनको जनरल डायर ने क्लोज करा दिया और ब्रिटिश ट्रूप मतलब अपनी ब्रिटिश सेना की टुकड़ी के साथ वो एग्जिट पॉइंट को क्लोज करने के बाद वहाँ ऑर्डर दिया कि आप जो क्राउड्स है इसको फायर करने के लिए. अब सोचिए जब एग्जिट पॉइंट सारे बंद हैं और गोलियाँ चल जाएंगी तो क्या होगा. किलिंग ऑफ हंड्रेड्स, बहुत सारे लोग मारे गए. दिस ब्रूटल एक्ट द जनरल डायर प्रोवोक्ड अनपैरेलल्ड इंडिग्नेशन. As the news of the Jallianwala Bagh spread, crowd took the street in the many North Indian towns. अब इस प्रकार की घटना देश के बहुत सारी जगहों बहुत तेज़ी से फैली. इस घटना के बारे में There were the hurtles, clashes and attack the government buildings. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे संघर्ष हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ पे उस पर इंडियंस लोगों ने अटैक किया
वाई नॉन कोऑपरेशन। इस चैप्टर में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको नॉन कोऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस फिनोमेना को क्यों लाया गया, महात्मा गांधी ने इसको क्यों इम्पोज किया इंडिया में। इन फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज established in India with the cooperation of the Indian and has survived only because of this cooperation। यानी 1909 में महात्मा गांधी ने जो एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने कोऑपरेशन के बारे में पूरा डिटेल्स, नॉन कोऑपरेशन के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा था। उन्होंने इस बुक में ये भी लिखा कि नॉन कोऑपरेशन की क्यों ज़रूरत है या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्यों बनी हुई है। इंडियंस रिफ्यूज़ द कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोलैप्स विद इन द यूनियन। महात्मा गांधी ने कहा अगर इंडियन लोग अपना कोऑपरेशन रिफ्यूज कर दें, यानी खींच लें, हटा लें, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज कोलैप्स विद इन वन, तो ब्रिटिश का जो शासन है वो 1 साल के अंदर अंत हो जाएगा। एंड स्वराज वुड बी कम, और हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मोस्ट पॉपुलर बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन का कैसे डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बीकम ए मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन की बात तो उन्होंने कह दिया कि हिंद स्वराज में कि अगर हम नॉन कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो हमें 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट का दर्जा कैसे दिया जाए, यानी एक आंदोलन का रोल कैसे दिया जाए, तो हम सबसे पहले इसमें समझते हैं। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड एट नागपुर इन दिसंबर 1920। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को कब एडॉप्ट किया गया। तो इसको अडॉप्ट नागपुर में दिसंबर 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे, हर साल होते थे, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स विद द गवर्नमेंट अवार्डी। इन्होंने कहा इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए अवार्ड हैं, टाइटल्स हैं, उनको हम सब सरेंडर कर देंगे, यानी वापस कर देंगे। एंड बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज, और हमको बॉयकॉट करना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ों को, जो सिविल सर्विसेज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में शासन चलाने के लिए एक सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइज करती थी, उनका बायकॉट करना है। आर्मीज़ का बायकॉट करना है, पुलिस को बायकॉट करना है। कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायिका से संबंधित जो जितनी चीज़ें, इन सबको हमको बायकॉट करना है। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, जो उनके खुद द्वारा खोले गए स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, यानी जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, जो भी इंग्लैंड से या बाहर से आने वाली चीज़ें, उन सबका हमको बायकॉट करना है। ओके, इसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद हम बहुत जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।